हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं, इस चैप्टर का नाम है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब यह लंबा लंबा चैप्टर है, तो 3 या 4 लेक्चर में यह कंप्लीट होगा। इसके फर्स्ट लेक्चर में आज हम दृढ़ पिंड की गति, कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, घूर्णन गति के समीकरण तथा रेखीय गति तथा घूर्णन गतियों की तुलना, ये हम जो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि दृढ़ पिंड होता क्या है, दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है। तो दृढ़ पिंड उस पिंड को कहते हैं कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाए और उसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन न हो, तो ऐसे पिंडों को दृढ़ पिंड कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो जैसे रबर है, रबर के ऊपर अगर हम बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो इसका मतलब कि वह रिजिड बॉडी नहीं है। जैसे लोहे का कोई टुकड़ा है, कांच का कोई टुकड़ा है या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा है, अगर इस पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो इनके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापन नहीं के बराबर होता है, इसीलिए ऐसे पिंडों को हम यहाँ पर दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे ये लकड़ी का एक लट्ठा देख रहे होंगे, कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, यह दृढ़ पिंड के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जब इस पर हम बल लगाएंगे तो इसके आपस में अणु एक दूसरे से जैसे बंधे हुए हैं, उस बल का, हमारे बाह्य बल का उसके ऊपर बहुत अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह से लोहे का टुकड़ा एक देख रहे हैं, ब्लॉक रखा हुआ है, ये तांबे की एक चकती है या एक कोई डिस्क है, तो इस पर अगर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो इन पदार्थों के अणुओं में, मतलब जो एक दूसरे से बने हुए हैं, उनमें एक दूसरे के सापेक्ष कोई विस्थापन नहीं होता है। तो ऐसे पिंडों को हम कहते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड की सामान्य गति, जो दृढ़ पिंड है इनकी क्या क्या गतियां हो सकती हैं। तो कोई भी दृढ़ पिंड निम्नलिखित प्रकार से गति करता है। पहला तो यह है स्थानांतरीय गति, मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन। तो स्थानांतरीय गति से तात्पर्य है स्थान का अंतरण, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पार्टिकल जाएगा। तो परिभाषित कैसे करेंगे कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कणों का वेग समान हो, तो पिंड की गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे बंदूक से अगर कोई गोली निकली, तो जो गोली की गति है वह गति स्थानांतरीय गति, अर्थात समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है, लेकिन गोली के कणों में एक दूसरे अणुओं के सापेक्ष कोई परिवर्तन या कोई सापेक्ष विस्थापन नहीं होता है। इसी तरह से कार की गति, अगर चलती हुई कार है तो अभी आप देखें यहाँ पर है, अगले सेकंड जो है वह कहीं और पर होगी, जगह पर होगी, तो इसका मतलब है कि जो विस्थापन है वह स्थान का हुआ, इसलिए यह स्थानांतरीय गति है। ठीक इसी तरह से नत तल पर रखे ब्लॉक की गति, नत तल पर कोई ब्लॉक रखा गया है और वो फिसलते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तो समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अणुओं के बीच, मतलब कि जो ब्लॉक है जिसकी गति हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वह उसके अणुओं के बीच में कोई विस्थापन नहीं हो रहा। दूसरी गति है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, जिसे इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनके विभिन्न रूपों के बारे में। तो जब कोई पिंड किसी निश्चित अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण अक्ष के लंबवत तलों में वृत्तीय पथ पर गति करें तथा उनके केंद्र उस अक्ष पर स्थित हों, तो पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे बिजली के पंखों के ब्लेडों की गति, जैसे आप देख रहे हैं कि जो पंखे लगे
हुए हैं या जो पंखे चल रहे हैं, तो जब पंखा चल रहा होता है उस स्थिति में वह अपने रोटर के चारों तरफ रोटेट करता है अपने अक्ष पर, और उसकी जो ब्लेड है वह ब्लेड उस अक्ष के परितः चारों तरफ घूमती है। तो यह गति जो है घूर्णन गति है। चक्री झूला, जो बड़े बड़े जो है जॉइंट व्हील्स हैं, यह भी जो है किसी अक्ष के परितः ये घूमते हैं, तो यह गति घूर्णन गति कहलाती है। लेकिन दैनिक जीवन में हम ये देखते हैं कि स्थानांतरीय गति एवं घूर्णन दोनों गतियों का संयुक्त गति भी होता है। जैसे अगर हम एक सिलेंडर को लुढ़काते हुए आगे की तरफ ले जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि अगर यह सिलेंडर का एक पोर्शन दिख रहा, सपोज कर लीजिए बॉटम का पोर्शन दिख रहा है, तो इसका जो अक्ष है यह इसके परितः रोटेट कर रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से रोटेट करते हुए आगे जाएगा। लेकिन इसका जो द्रव्यमान केंद्र है या इसकी जो अक्ष है यह आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें स्थानांतरीय गति भी हो रही है और यह अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, इसलिए इसमें घूर्णन गति भी हो रही है। तो इसमें जो है स्थानांतरीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी हो रही है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई ब्लेड है और इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो इसका आकार दिखाया गया है, और यह यहाँ पर अपने अक्ष के परितः यह घूम रही है। तो जब घूम रही है तो ये जो इसके ब्लेड्स हैं, इसकी जो गति होगी यह कौन सी गति होगी? यह गति जो है घूर्णन गति होगी। लेकिन अगर यह एक खिलौना की भांति अगर है और यह अपनी अक्ष पर टिका हुआ है, तो यह अपनी अक्ष पर भी घूमता है और यह अपनी अक्ष पर भी घूमता है और स्थान भी परिवर्तित करता रहता है। तो इस तरह से यह स्थानांतरी एवं घूर्णन दोनों गतियों का संयुक्त उदाहरण है। कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? जब कोई भी वस्तु या पिंड घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के समय के साथ कोणीय वेग परिवर्तन की दर को उस पिंड का कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण मीन्स हो गया कोणीय वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो कोणीय वेग परिवर्तन तो डी थीटा बाई डी टी, यानी आप कोणीय त्वरण को अल्फा से दिखाते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से दिखाते हैं। तो ये अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर तथा बीमीय सूत्र T-2 होता है। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, तो कण का जो रेखीय वेग है v बराबर आर ओमेगा, अगर इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या होगा? dv बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। आर जो है क्या है? यह इस अक्ष से उस बिंदु की दूरी, आर दूरी है, मतलब नियत हो गया। तो आर को बाहर ले लेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? यह त्वरण है। कौन सा त्वरण? कोणीय त्वरण है। और dv बाई डी टी रेखीय त्वरण है। तो a बराबर आर अल्फा, a बराबर आर अल्फा। अगर हम इसे वेक्टर के रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं तो वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर r। तो यह रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध है। घूर्णन गति के समीकरण। जिस प्रकार स्थानांतरीय गति में गति के समीकरण हम लोगों ने पढ़ा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक उसी तरह से घूर्णन गति में यदि कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट है से किसी अक्ष के परितः घूम रही है और यदि उस पर कोई बाह्य बल लगा दिया जाए तो अल्फा त्वरण से त्वरित हो जाती है और उसका कोणीय वेग ओमेगा हो जाता है। यदि t समय में उसमें कोणीय विस्थापन थीटा होता है तो जो घूर्णन गति के समीकरण है यह लिखे जाते हैं
ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जहां ओमेगा प्रारंभिक कोणीय वेग, फाइनल कोणीय वेग, ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग, अल्फा कोणीय त्वरण टी टाइम, और थीटा विस्थापन है। तो अब यहां पर इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। ये जो गति के तीनों समीकरण हैं, अवकलन विधि से इसके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसका निगमन कैसे करेंगे? तो इसमें हम देख रहे हैं कि त्वरण है और वेग है, कोणीय वेग है। तो त्वरण से लेके हम इसको चलते हैं। तो कण का कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। इसे हम लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी। अब इसे इसकी लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी ओमेगा पर प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट, अंतिम वेग ओमेगा, और अल्फा डी टी है, टाइम होगा तो 0 से लेकर के टी। यहाँ पर 1 डी ओमेगा लिख लेंगे तो 1 का हो जाएगा ओमेगा, अपर लिमिट ओमेगा, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अल्फा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और टी पर लिमिट लग जाएगी, अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0। अब इस तरह से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी माइनस 0। तो ये बन गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फा टी, या ओमेगा नॉट को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यह घूर्णन गति का प्रथम समीकरण है। ठीक इसी तरह थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो यह देख रहे हैं कि इसमें ओमेगा भी है, अल्फा भी है और थीटा भी है। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट से लेकर के चलते हैं, कोणीय विस्थापन से और कोणीय वेग। तो ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। और अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे। तो डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, और उसे उसकी प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी थीटा पर लिमिट बनेगी 0 टू थीटा, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, टी पर लिमिट 0 टू टी, और फिर अल्फा टी डी टी लिमिट 0 टू टी। थीटा पर थीटा हो गया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा, और यहाँ से ओमेगा नॉट डी टी, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, और 1 डी टी पर टी हो गया तो 0 और टी प्लस 1/2, यानी यहाँ पे अल्फा बाहर कर लेंगे और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर लिया गया, तो टी स्क्वायर पे लिमिट लग जाएगी 0 टू टी। अब ये बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा माइनस 0 बराबर ओमेगा नॉट, और इसकी लिमिट लग गई तो टी माइनस 0 प्लस 1/2 अल्फा, और लिमिट लग गई टी स्क्वायर माइनस 0। तो ये जो 0 वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यह कोणीय विस्थापन, यह जो है कोणीय विस्थापन के लिए समीकरण मिल गया, और इसे घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। तीसरा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और इसको हमको अवकलन विधि से निकालना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रयोग करके। तो इसमें देख रहे होंगे कि थर्ड इक्वेशन की खासियत होती है कि दिस इज फ्री फ्रॉम टाइम, इसमें टाइम नहीं आता है, तो इसका मतलब कि टाइम को इग्नोर करना होगा, यानी हटाना होगा, यहाँ से इलिमिनेट करना होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये आपको पता है। अगर हम इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगले स्टेप में डी थीटा और डी टी को एक साथ, डी ओमेगा और डी थीटा को एक साथ। अब डी थीटा बाई डी टी जो है यह ओमेगा हो गया, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे ओमेगा, और ये हो गया डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अब इक्वेशन बना अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। डी थीटा को लेफ्ट ले आते हैं
तो अल्फा डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अब इसे प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे आप, लिमिट लग जाएगी 0 टू थीटा, और ये ओमेगा पर है तो प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट और अंतिम वेग ओमेगा। तो इसे इंटीग्रेट कर लीजिए अल्फा डी थीटा पर, तो अल्फा डी थीटा पर ये 1 डी थीटा आएगा, अल्फा बाहर हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी थीटा माइनस 0। अब ये है ओमेगा, ये जो है ओमेगा है, तो ओमेगा पर ओमेगा स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगी, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। मतलब यहाँ पर इसकी लिमिट लगा दी गई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसका ओमेगा स्क्वायर बाई 2 जो बना है लिमिट लगा दी गई है। तो अल्फा थीटा इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इस 2 को लेफ्ट ले लीजिए, तो 2 अल्फा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट स्क्वायर को लेफ्ट भेज दीजिए, तो इक्वेशन बन गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि समय नहीं आया, टी नहीं आया है, तो दिस इज फ्री फ्रॉम टाइम, और यह घूर्णन गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। तो अब यहाँ पर आप घूर्णन गति और स्थानांतरीय गति दोनों में अंतर, क्या अंतर है? तो घूर्णन गति किसी अक्ष के परितः होता है, स्थानांतरीय गति में स्थान का परिवर्तन होता है। स्थानांतरीय गति में सभी कणों के वेग एक समान होते हैं, लेकिन घूर्णन गति में इनके कोणीय वेग तो समान होते हैं, लेकिन कणों के लीनियर वेग यानी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वह अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी दूरी बदलती रहती है। अक्ष से जो दूरी है वह कणों की दूरी बदलती रहती है। तो इस तरह से यह इन दोनों का अंतर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो है यह आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन हो वह आपके पास जल्दी से पहुंचे, ताकि आप और भी वीडियो का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।